आज का जो हमारा लेक्चर है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जनवरी से अप्रैल तक का ये करंट अफेयर्स है। बट आज हम अप्रैल कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो मेरा कोशिश है कि आज मैं जो है आपको मार्च तक का कवर करवा दूं। जनवरी से मार्च तक का मिक्सअप रहेगा, ऐसा नहीं है मंथ वाइज नहीं है, क्योंकि अभी हम मंथ वाइज नहीं पढ़ेंगे। मंथ वाइज जो हम पढ़ेंगे वो लास्ट 6 मंथ का पढ़ेंगे। अब जैसे नवंबर में एग्जाम होना है तो उससे 6 महीने पहले का मैं आपको मंथ वाइज बता दूंगा। एक दो वीडियोस के बाद में मंथ वाइज आपको बताने लग जाऊंगा इसमें हर सैटरडे को करंट अफेयर्स। सो अभी मैं आपको जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स बताऊंगा। जितने भी एग्जाम है अपने, चाहे वो जेल तैयारी का हो, एमपी पुलिस का हो, या स्टेनो एसआई का हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो एमपी से संबंधित हो, उसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स आना 100% श्योर है और काफी इंपोर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। मैं जो बताता जा रहा हूं उन कंटेंट को आपको लिखते जाना है, ठीक है, या लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो स्लाइड खत्म होने के बाद में आपको पूछ लेना है, यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। सो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, मैप है। ये मैं आपको पहले भी कई बार ये मैप बता चुका हूं। इसमें 52 जिले और 10 संभागों को दर्शाया गया है, मध्य प्रदेश के 52 जिले और 10 संभाग। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के नक्शे में काफी चेंजेस हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्च में 3 नए जिले घोषित किए गए हैं, आपका बनाए गए थे, कैबिनेट की मंजूरी उनको मिल चुकी थी, जिनके नाम आपका जो है चाचौड़ा जिला था, जो कि गुना से अलग होकर के बना था, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था उज्जैन से अलग होकर के नागदा बना था, और सतना से अलग होकर के मेहर नाम का एक नया जिला गठित किया गया था। तो इस तरीके से जिले बनाए गए हैं अभी 3 नए जिले, ठीक है। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में 20 मार्च को इन 3 नए जिलों की घोषणा हुई है, और इनको बाकायदा कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है इन तीनों जिलों को। अभी हाल ही में मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था कि जो अभी जो अपने मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उन्होंने जो है एक नए जिले को बनाने की घोषणा की है। देवास में से बागली गांव को आपका एक नया जिला घोषित करने की घोषणा इन्होंने की है। तो ये एक और नया जिला बनाने की घोषणा की गई है देवास में से बागली गांव को, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं जो कि कैबिनेट से मंजूरी जिनको मिल चुकी है वर्तमान समय में, ठीक है। और एक जिला ऐसा है जिसकी घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी वो बना नहीं है, घोषित किया जा चुका है मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। सो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछें, फिर अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आता हूं इसमें। तो ये मैप आपके पास पहले भी होगा, है ना। और ये जो मैंने जानकारी दी है आपको, ये जानकारी मैंने आपको पहले क्लासेस में भी दी थी, जब मैं मध्य प्रदेश के जिले वगैरह गठन पढ़ाया था, उस समय मैंने ये सब चीजें आपको बताई थी। अब अपन मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, जैसे मैंने बोला आज सैटरडे है और आज मैं आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाने वाला हूं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो अभी हाल ही में सी इकबाल सिंह वैश्य, इनका नाम आप लिख लेना। सी इकबाल सिंह वैश्य को 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये इनका फोटो है, सी इकबाल सिंह वैश्य, इनको 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। इन्होंने जो है पूर्व सचिव गोपाल रेड्डी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? गोपाल रेड्डी, यानी गोपाल रेड्डी इससे पहले के पूर्व सचिव हैं जिनका स्थान इकबाल सिंह वैश्य ने लिया है। गोपाल रेड्डी के स्थान पर ये आए हैं, ठीक है। और ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। कहाँ के आपके 1985 बैच के IAS अधिकारी
है श्री इकबाल सिंह वैश्य 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है काफी, ठीक है। और ये आपके लिए जानना आवश्यक है कि मुख्य सचिव का पद जो होता है वो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा होता है आपका, है ना। जो राज व्यवस्था चलती है अपने देश में या प्रदेश स्तर पर, तो दो तरह की शासन व्यवस्था रहती है। एक होता है आपका शासन का मुख्य और एक होता है प्रशासन का मुख्य। तो शासन का मुख्य कौन है अपने यहाँ? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और प्रशासन का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर के कार्य करता है। ये प्रशासनिक पद होता है। मुख्य सचिव का पद कैसा होता है? प्रशासनिक पद होता है। इसमें बकायदा, और ये कौन लेता है? मुख्य सचिव का पद कौन लेता है? जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, उनको मुख्य सचिव बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि सचिवालय हर राज्य में अलग अलग होता है। और अपने यहाँ भी मध्य प्रदेश में सचिवालय है, उसका मैंने नाम आपको बताया था, वल्लभ भवन के नाम से मध्य प्रदेश का सचिवालय है, जहाँ पे सभी सचिव बैठते हैं। हर मंत्रालय का एक सचिव होता है, ठीक है। एक तो मंत्रालय का मंत्री होगा और एक सचिव होगा। सचिव क्या काम करेगा? प्रशासनिक कामकाज देखेगा। और मंत्री क्या काम करेगा? वो जो है शासन की व्यवस्था देखता है, उसका काम है शासन व्यवस्था देखना, ठीक है, नियम कायदे कानून बनाना। और सचिव का काम क्या होता है? उन नियम कायदे कानूनों को लागू करवाना। ये काम किसका होता है? सचिव का होता है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था देखता है और उनकी हेल्प कौन करता है? मुख्य सचिव करता है, यानी उनकी मदद करता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनको आगे की तरफ प्रेषित करता है। तो ये मुख्य सचिव है अपने यहाँ के कौन? इकबाल सिंह वैश्य। इन्होंने 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद के रूप में इन्हें शपथ ली है, ठीक है। सो ये मैंने बताया है। इसमें यदि किसी को कोई समस्या ना हो तो जल्दी से आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डीजीपी यानी आपके जो है पुलिस विभाग का सबसे मुख्य अधिकारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो प्रशासनिक स्तर पर पुलिस विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है, जो कि आपका, हाँ जी, राइट पीछे कर, बैक करूं तो जो आपका किसी राज्य का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। और इसके रूप में अभी हाल ही में श्री बीके जौहरी इनको नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। श्री बीके जौहरी, इन्हें जो है मुख्य आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया है? 5 मार्च 2020 को इन्हें नियुक्त किया गया है आपका। ये विवेक जौहरी नाम है एक होता है सर। ये जिले में भी होते हैं क्या डीजीपी? नहीं, डीजीपी जिले में नहीं होते हैं, मैं बता देता हूं। राज्य में होता है सर। देखो, ये इनका पूरा नाम है विवेक जौहरी, विवेक कुमार जौहरी। बीके जौहरी का पूरा नाम है विवेक कुमार जौहरी। ये 5 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस के रूप में, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे ये पहले जो है आपका बीएसएफ के महानिदेशक थे, वहां से जो है इनको मध्य प्रदेश के मुख्य डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया। यानी ये पहले क्या थे? आपके बीएसएफ के मुख्य महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि बीके जौहरी से पहले कौन था, ठीक है। तो विवेक कुमार जौहरी से पहले थे वीके सिंह। वीके सिंह जो है आपका, इनसे पहले के डीजीपी थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। वीके सिंह ये बहुत कम समय के लिए ही जो है रहे हैं पद पर, करीबन 6-7 महीने इन्होंने काम किया है, ज्यादा काम नहीं किया है वीके सिंह ने, ठीक है। और इसके बाद में अब ये विवेक कुमार जौहरी नए डीजीपी बन गए हैं।
और वीके सिंह से पहले कौन थे? तो आपका ऋषि शुक्ला कह के थे, वो आपके वीके सिंह से पहले थे। तो वो तो फिर एक लिस्ट हो जाएगी पूरी, अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, अभी अपने को करंट पढ़ रहे हैं। करंट में दो नाम याद रखना जरूरी होता है, एक तो मुख्य अभी वर्तमान में कौन है और उससे पहले कौन था। तो वर्तमान में कौन है? विवेक कुमार जौहरी, ठीक है। और उनसे पहले कौन थे? वीके सिंह के नाम से थे, जो कि उनसे पहले थे, और उनके स्थान पर विवेक कुमार जौहरी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद पूरे प्रदेश में एक ही होता है। आप अपना माइक ऑफ कर लें, जिसका ही माइक ऑन हो, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे प्रदेश में एक ही होता है, ठीक है। तो अपनी शिवपुरी में जो राजेश सिंगड़कर है ना, वो कौन है? एसपी होते हैं। शिवपुरी का जो मुखिया होता है, मतलब जिले का मुखिया जो होता है आपका, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है, एसपी कहलाता है, ठीक है। और संभाग का जो मुखिया होता है वो आईजी कहलाता है, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, संभाग का मुखिया जो होता है वो आईजी कहलाता है, और जिले का मुखिया एसपी कहलाता है। जब मैं आपको ये पूरा पुलिस प्रशासन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सारे पद बताऊंगा, और पूरे प्रदेश का जो मुखिया होता है वो डीजीपी कहलाता है, ठीक है। आया समझ में? तो अपने यहाँ एसपी बैठते हैं, जिले में कौन बैठता है? एसपी। और संभाग का संभागायुक्त जिसको बोलते हैं, वो आपका कौन रहता है? आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहता है आपका। दिसंबर 2019 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग, ठीक है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता है ये, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो शायद मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, है ना। तो काफी नाम हुआ है इसका, ठीक है। तो हुआ है आपका इंदौर को हुआ है। तो अब इसको थोड़ा पूरा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये सेंट्रल के मंत्री हैं, ये ध्यान में रखना। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हैं, के द्वारा जारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माइक ऑफ कर लो यदि कोई क्वेश्चन ना पूछना हो तो। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी को ने जो है इंदौर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्रदान किया है। ये इंदौर को जो ये स्थान प्राप्त हुआ है वो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में प्राप्त हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, ठीक है। हम सबको पता है कि इंदौर को पहला स्थान मिला है, लेकिन किस श्रेणी में मिला है? तो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इसको ये स्थान मिला है, इंदौर को प्रथम स्थान, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरे स्थान पर कौन है आपका? राजकोट है, और तृतीय स्थान पर कौन है आपका? नवी मुंबई। नवी मुंबई को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। सो दूसरे स्थान पर राजकोट और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। ये तीनों जो है ये 10 लाख वाली श्रेणी में ही है आपका, यानी ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, उनमें सबसे ज्यादा स्वच्छ जिला कौन सा है? इंदौर, दूसरे नंबर पर राजकोट और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। ये आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें 1 से 10 लाख की श्रेणी में, यानी कि 1 से 10 लाख की श्रेणी, तो उसमें कौन कौन से हैं आपके? प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ, ये स्थान लिखा हुआ है, प्रथम स्थान जमशेदपुर को मिला है, ठीक है। द्वितीय स्थान जो मिला है वो खरगोन को मिला है, ये भी इंपोर्टेंट है आपका, खरगोन मध्य प्रदेश का ही है। द्वितीय स्थान खरगोन को मिला है, और तृतीय स्थान चंद्रपुर को मिला है, ठीक है। तो जमशेदपुर प्रथम, द्वितीय खरगोन और तृतीय चंद्रपुर। ये किस श्रेणी में है आपका? 1 से 10 लाख तक की श्रेणी में, और 10 लाख से अधिक की श्रेणी में इंदौर है आपका। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और ठीक है। और इसको अगर कुछ इसमें पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट बताता हूं आपको, आप नोट करते जाएं इनको। सो अभी हाल ही में किस राज्य को उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है? अब इसका पहले तो मतलब समझ लो क्या है हाथी कॉलोनी का, यानी कि यहाँ पे उस राज्य का नाम पूछा है
जहां पर सबसे पहले अभी हाल ही में हाथी पहुंचे हैं, या जहां पर पहली बार हाथी पहुंचे हैं, ऐसा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश को अपनी पहली हाथी कॉलोनी मिली है। यानी हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के जंगलों में इससे पहले हाथी नहीं थे। ठीक है, ऐसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जंगलों में हाथी नहीं थे। जो एक हाथी होने चाहिए, जैसे केरल में है, कर्नाटक में है, ऐसे उतनी संख्या हाथियों की नहीं थी। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ये हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में छत्तीसगढ़ से आए 38 हाथियों के लिए इसे बनाया गया है। यानी कि ये हाथी कहां से आए थे? छत्तीसगढ़ से आए थे। कितने हाथियों की संख्या कितनी थी? 38। और ये किस नेशनल पार्क में है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में पड़ता है आपका। ठीक है, और वहां पर 38 हाथी जो है छत्तीसगढ़ से आए हैं। उनके लिए ये पूरा आपका एक रिजर्व किया गया है एरिया, जिसको हाथी कॉलोनी कहा जाता है। हाथी कॉलोनी यानी हाथियों का निवास स्थान। ठीक है, भारत में यदि अपन बात करें तो सर्वाधिक हाथी कहाँ पे मिलते हैं? कर्नाटका में, दूसरे स्थान पर असम में, और तृतीय स्थान पर केरल राज्य में जो है आपका हाथी मिलते हैं। यानी कर्नाटका में सबसे ज्यादा, दूसरा नंबर असम, और तृतीय स्थान केरल का आता है। ठीक है, हाथियों की जो गणना होती है, अब जैसे हम लोगों की जो गणना होती है वो प्रति 10 वर्ष में होती है, जबकि हाथियों की जो गणना होती है वो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पे होती है। कितने अंतराल पे होती है? 5 साल के अंतराल पर होती है। ठीक है, और पिछली जनगणना कब हुई है हाथियों की? 2017 में हुई है। अगली कब होगी? 2022 में होगी। ठीक है, तो ये हमने हाथी के संबंध में जानकारी ली है। मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार हाथी आए हैं। अभी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 38 हाथी कहां से आए हैं? छत्तीसगढ़ से आए हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटका में, दूसरे नंबर पर असम में, तीसरे नंबर पर केरल में। हाथियों की संख्या की जो गणना होती है वो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। पिछली गणना 2017 में हुई थी, अगली गणना 2022 में होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है, और यदि इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट हो तो आपका। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना बहुत आती है आपकी एग्जाम में, ये ध्यान में रखना, योजना आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कौन सी बीमा योजना है? मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। तो अब जब मध्य प्रदेश पढ़े हैं तो आंसर तो मध्य प्रदेश ही होगा इसका, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी अपने को मिलेंगी। ठीक है, सो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने जो है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है, इंपोर्टेंट तथ्य है। इस योजना से मध्य प्रदेश के 12.55 लाख 12,55,000 कर्मचारी जो है लाभान्वित होंगे। यानी लगभग 12.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। ये ध्यान में रखना, ये योजना स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। यानी मध्य प्रदेश राज्य के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, प्रति कर्मचारी को ओपीडी में इलाज कराने के लिए 10,000 रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, ओपीडी में यदि वो इलाज करवाता है आपका तो उसमें 10,000 रुपए का इसको मुफ्त इलाज मिलेगा उसमें। और सामान्य उपचार के लिए प्रति कर्मचारी को 5 लाख रुपए और गंभीर इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो ये जो है योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है अभी हाल ही में। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए आई है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए सामान्य उपचार के लिए, गंभीर अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा है। ओपीडी में अगर कोई इलाज होता है तो उसमें 10,000 रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा है जो है। और 12.5 लाख रुपए 12.5 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे राज्य सरकार के। ठीक है, सो आप इसको
एक स्क्रीनशॉट ले लें, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, सर ये योजना कर्मचारियों के लिए है? हाँ केवल कर्मचारियों के लिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कर्मचारी, और वो भी केवल राज्य कर्मचारियों के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल के हूँ या आपका प्राइवेट कर्मचारी हूँ, ऐसा नहीं है, केवल राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनके लिए है। वर्ष 2018, वर्ष 2018 लिखा है यहाँ पे, याद रखना, 19 का भी नहीं है, 20 का भी नहीं है, लेकिन ये पुरस्कार मिले 20 में है। सो वर्ष 2018 के लिए किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये लता मंगेशकर पुरस्कार मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश के तथ्य, उस समय मैंने आपको बताया था कि लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत गायन के क्षेत्र में दिया जाता है और 2 लाख रुपए तक की राशि इसमें प्राप्त होती है जो विजेता होता है उसको। ठीक है, तो ये किसको मिला है, तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 के लिए संगीत निर्देशक, निर्देशक है ये शब्द आपका, संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? कुलदीप सिंह। कौन है? संगीत निर्देशक है। पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, नेशनल अवार्ड है ये, लता मंगेशकर अवार्ड नेशनल है। ठीक है, और ये संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को दिया गया है। वर्ष 2017 के लिए ये पुरस्कार किसको दिया गया था? गायिका सुमन कल्याणपुर को दिया गया था। गायिका सुमन कल्याणपुर को 2017 के लिए दिया गया। 2018 के लिए संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को दिया गया है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत विजेता को 2 लाख रुपए, शॉल और श्रीफल ये प्रदान किया जाता है। क्या क्या? 2 लाख रुपए की राशि, शॉल और श्रीफल प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार के तहत। ठीक है, सो आप इसको जो है नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। किस राज्य की सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? स्थापित शब्द ये है ना, ये याद रखना, स्थापित। ठीक है, गांधी पीठ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कहां पर? विश्वविद्यालयों में। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, सो किस राज्य की सरकार ने दिए हैं? वो तो मध्य प्रदेश की नहीं दिए होंगे आपके। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ की स्थापना के आदेश दिए हैं। यानी गांधी पीठ स्थापित करना होगा। गांधी पीठ से मेरा पूरा एक विभाग होगा जिसमें गांधी जी की आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाएगा। ऐसा निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। तो ये आदेश तो विश्वविद्यालयों के लिए है। इसके साथ ही साथ महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब महाविद्यालय का मतलब क्या हो गया? जैसे अपना कॉलेज है, सरकारी कॉलेज जो है श्रीमंत माधवराव सिंधिया पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जो है आपका, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो वो महाविद्यालय है। और महाविद्यालय में क्या स्थापित होंगे? स्तंभ स्थापित होंगे। और विश्वविद्यालय में क्या होगी? पीठ स्थापित होगी। तो ये दोनों में अंतर है। इस तरह का एक स्तंभ बनेगा जहां पे गांधी जी की प्रतिमा होगी, गांधी जी के संबंध में जानकारी होगी। ऐसी जो है व्यवस्था की गई है महाविद्यालयों के लिए। और विश्वविद्यालय में पूरा एक आपको विभाग बनाना पड़ेगा जिसमें गांधी जी के संबंध में, उनकी आइडियोलॉजीज के संबंध में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो किस राज्य की सरकार ने किया है ऐसा? मध्य प्रदेश ने। अपना उद्देश्य केवल आंसर लेना नहीं है, उसकी डिटेल में भी पढ़ना है, क्योंकि अपने उसे एक ही पॉइंट से कई सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, 2-3 पॉइंट कवर हो जाते हैं एक पॉइंट के अंदर आपके। ठीक है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, अब ये है क्या, पहले तो इसको समझते हैं अपन। NCAER का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये NCAER का फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा जारी आंकड़ों में
मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। किस किस क्षेत्र में? लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में, यानी कि जो भूमि सूचकांक दिया गया है, भूमि सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये क्यों प्राप्त हुआ है, इसने मध्य प्रदेश ने ऐसा क्या काम कर दिया है, तो वो समझते हैं अपन। मध्य प्रदेश को ये स्थान जो है भूमि संबंधी आंकड़ों को डिजिटल करने के लिए दिया गया है। जो भूमि संबंधी जितने भी रिकॉर्ड हैं, मध्य प्रदेश शासन ने, प्रशासन ने इसको लगभग डिजिटल कर दिया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। 100% नहीं किया है, मध्य प्रदेश ने जो है 74% रिकॉर्ड्स को जो है डिजिटल कर दिया है। दूसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा है, और तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने अभी बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य ने अपने 74.9% भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर दिया है। यानी अब आपको जमीन से संबंधित जानकारी, जमीन का मालिक कौन है, जमीन के संबंध में जो भी जानकारी है, वो सारी जानकारी, रजिस्ट्री वगैरह की इंफॉर्मेशन, ये सब आपको डिजिटली प्राप्त होगी। आप उसको ग्लोबली कहीं पर भी इंटरनेट के द्वारा देख सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। ऐसी सुविधा मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है ना। आप भी अगर कभी आपको कलेक्टेड वगैरह आप किसी काम से गए होगे, तो आजकल सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन ही होती हैं, अब सारे काम ऑनलाइन होते हैं आपके। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य, दूसरा उड़ीसा, तीसरा महाराष्ट्र, ये 3 राज्य आपके 1, 2, 3 मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 100% नहीं हुआ है अभी मध्य प्रदेश में, 74.9% रिकॉर्ड अभी आपके डिजिटल हो चुकी है। ठीक है, सो ये मैंने फैक्ट आपको बताया। और ये जो सर्वे हुआ था, ये कुल 33 राज्यों में ये सर्वे आपका हुआ था, और उनमें से जो है मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। ठीक है, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, है ना, इसके संबंध में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। जनवरी 2020 में, ये भारत लिखा है, भारत नहीं है, गलत लिख दिया है, प्रतियोगिता आयोजित हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अंडर 19 श्रेणी की इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो किस योजना के तहत किया गया है आपका? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये योजना का नाम है। इसको आप अलग से जो है अंडर कर लेना, अंडर लाइन कर लेना। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है इसको किया गया है। ठीक है, और अंडर 19 प्रतियोगिता होती है ये। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। आपका कितनी टीमों ने भाग लिया? 8 टीमों में। और यह जो है आपका 2 दिवसीय प्रतियोगिता थी, 2 दिवसीय प्रतियोगिता थी, 8 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मार्शल आर्ट और तलवारबाजी के कौशल का प्रदर्शन किया गया। किस किस का? मार्शल आर्ट और तलवारबाजी के कौशल का प्रदर्शन किया गया इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है, सो ये प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई 2 दिवसीय प्रतियोगिता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। ठीक है, अंडर 19 प्रतियोगिता थी, यानी छोटे खिलाड़ी, छोटी उम्र के खिलाड़ियों को इसमें शामिल करना था। तलवारबाजी और जो है आपका एक मार्शल आर्ट के प्रदर्शन खेल इसमें रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश के पहले एयर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? एयर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पहले तो ये समझो कि कार्गो टर्मिनल होता क्या है आपका। कार्गो टर्मिनल क्या होता है? जो जहाज आपके जहां पर बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, सामान भर के जो कंटेनर आता है आपका, वो आता है, और जहां पे जिस पोर्ट पर उतरता है उसको आपका कार्गो टर्मिनल बोला जाता है, चाहे वो सी पोर्ट हो या आपका एयरपोर्ट हो। यदि एयरपोर्ट है तो उसको एयर कार्गो टर्मिनल बोला जाएगा, यानी हवाई जहाज के द्वारा जो है माल की ढुलाई होती है, बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं
वो आपका एयर कार्गो टर्मिनल कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश के भोपाल एयरपोर्ट को अभी हाल ही में एयर कार्गो टर्मिनल का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि अब यहाँ पर जो है आदमियों के या इंसानों के साथ साथ बड़े बड़े सामान के कंटेनर भी लाए जा सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर आपका। तो भोपाल शहर में राजा भोज एयरपोर्ट जो है वहां पर इस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पे है आपका? भोपाल में। मैंने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश में 5 एयरपोर्ट है। ठीक है, एक भोपाल में है आपका, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है और खजुराहो में है। ऐसे टोटल 5 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, सो उनमें से आपका राजा भोज एयरपोर्ट जो है वहां पर इस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, जिससे कि जो सामान की जो माल ढुलाई होती है, दूसरे देश से जो कंटेनर्स आते हैं या किसी सी पोर्ट से कंटेनर उठा के लेके आना है, वो काम भी यहाँ पर किया जा सकेगा। ठीक है, युवा स्वाभिमान योजना, इसको आप जो है फिर से एक और योजना आ गई है। कौन सी? युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश ने की होगी। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना को प्रारंभ किया गया। अब ये है कि इसमें है क्या आपका, है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने तो घोषित कर दिया है इसको। इस योजना का फायदा क्या है और किसको इसका फायदा मिलेगा? इस योजना के तहत बेरोजगारों को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर के 5,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके साथ में प्रति वर्ष जो काम के दिन थे, पहले 100 दिन थे राज्य सरकार की तरफ से कि हर व्यक्ति को 100 दिन काम मिलेगा, इसको बढ़ाकर के अब 365 दिन करने की घोषणा कर दी गई है। तो इस तरीके से ये जो कुछ फायदे हैं वो युवा स्वाभिमान योजना के तहत राज्य सरकार प्रदान करेगी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को। ठीक है, तो यस, इसमें यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, यदि कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो इससे संबंधित। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो योजना है ये राज्य सरकार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें जो है आपका जो गर्भस्थ महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इस योजना को लागू करवाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, कौन है अपनी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री? राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की बात चल रही है यहाँ पर। केंद्र सरकार की मंत्री है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पास में एक विभाग और है, यदि किसी को पता हो तो। किसी को पता है स्मृति ईरानी और किस विभाग की मंत्री है? कपड़ा मंत्री है यहाँ पर, कपड़ा मंत्री है सर। हाँ, कपड़ा मंत्री। ठीक है, स्मृति ईरानी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है इस योजना को लागू करवाने के लिए। ठीक है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इंपोर्टेंट तथ्य है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्ष 2016 में चालू हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला या गर्भस्थ महिला को केंद्र सरकार द्वारा 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये योजना के संबंध में मैंने बताया आपका। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर, ये इंदौर लिखा है आपका, इंदौर को भी पुरस्कृत किया गया है। यानी कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिला है? इंदौर जिले को मिला है, इसलिए इंदौर को भी इसमें सम्मानित किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश राज्य तो है ही है, और मध्य प्रदेश राज्य में भी पहला नंबर किसका आया है? इंदौर का आया है, इसलिए इंदौर को भी इसके लिए सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम स्थान प्रदान करने में। ठीक है, सो ये मैंने आपको फैक्ट बताए जो है जनरल नॉलेज के या करंट के। कुछ एक आध दो फैक्ट देख लेते हैं अपन, है ना। स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आपको?
सर हाँ बोलिए। सर स्मृति ईरानी कहाँ से सांसद है सर अभी? केरल के वायनाड से ना? अमेठी अमेठी अमेठी। अमेठी, हाँ सॉरी अमेठी। जो उनने राहुल गांधी को हराया था, अमेठी से आया हाँ था। सर राहुल गांधी जी। अब वायनाड से है। हाँ सर वायनाड केरल। केरल में वायनाड से राहुल गांधी सांसद है वर्तमान में, है ना। चलो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। IIFA के 21वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, IIFA का जो अभी आयोजन हुआ, अब तो हो चुका है ये, जाएगा में नहीं आएगा आपका, किया गया में आएगा आपका, क्योंकि हो चुका है ये आयोजन आपका। ठीक है, सो IIFA इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के 21वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे किया जाएगा? इंदौर शहर में। ठीक है, IIFA के संस्करण का जो है 21वें संस्करण का आयोजन, और इसका जो मेगा बॉलीवुड समारोह का आयोजन होगा वो भोपाल में होगा। ये आपको याद में रखना है। हर जो आपका जो पुरस्कार समारोह होता है उससे पहले एक मेगा बॉलीवुड समारोह होता है। ठीक है, और उस समारोह का आयोजन कहाँ पे होगा? भोपाल में। और ये जो आपका पुरस्कार समारोह है IIFA का, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के समारोह जो है उसका आयोजन इंदौर सिटी में होगा। ये आपको ध्यान में रखना। आगे का देखते हैं, चलो नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के किस शहर में हाल ही में हुनर हाट का प्रारंभ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हुनर हाट को किस शहर में प्रारंभ किया गया? इसको आप अंडरलाइन कर लेना, हुनर हाट को। हुनर हाट का प्रारंभ किस शहर में किया गया? सो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुनर हाट को प्रारंभ किया गया। अब ये क्या होता है इसके संबंध में थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं। इंदौर शहर में इसका प्रारंभ हुआ है हुनर हाट का। ठीक है, इस हाट का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल यानी कि उस समय के राज्यपाल लालजी टंडन के द्वारा किया गया था। अभी आपने न्यूज सुना होगा, लालजी टंडन का निधन हो गया है। तो उस समय के जो राज्यपाल थे अपने, जब इस हाट का आयोजन हुआ था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था इंदौर शहर में। ठीक है, हुनर हाट में अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। अब इसमें काफी सारी चीजें समझने वाली हैं। पहली बात तो कि हर कोई नहीं लगा सकता, अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगर ही लगा सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प यानी हाथ के द्वारा बनाए गए कारीगरी और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। किसमें? हुनर हाट में लगाई जाती है। हाट का मतलब होता है मेला। ठीक है, हुनर हाट का आयोजन उस्ताद के द्वारा किया गया। अब उस्ताद क्या है आपका? तो उस्ताद का मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। ये उस्ताद की फुल फॉर्म है, USTTAD। ठीक है, USTTAD इसका फुल फॉर्म अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इसके द्वारा हुनर हाट को लगाया गया। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, है ना। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो भी पूछ सकते हैं।